जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें एक बैक्टीरिया था ये पहले ऐसा, इसके अंदर ये न्यूक्लियोइड था, इसका जेनेटिक मटेरियल। पहले उस न्यूक्लियोइड ने खुद को क्या किया, डबल किया, ठीक है, दो पार्ट्स में खुद को बांट लिया, और उसके बाद फिर ये साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट्स में टूट गया, तो ये हो गया साइटोकाइनेसिस। और ये जो आप देख रहे हो दो न्यूक्लियस बन गए हैं या दो न्यूक्लियोइड बन गए, ये हो गया कैरियोकाइनेसिस। तो फर्स्ट न्यूक्लियस विल डिवाइड या डीएनए विल डिवाइड, लेटर ऑन साइटोप्लाज्म विल आल्सो डिवाइड एज एंड देन रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल। ये एक डॉटर सेल बन गया, ये एक डॉटर सेल बन गया। Hey guys, welcome to our channel. I hope you all are doing well. So आज की जो वीडियो है, this is lecture number 9. कौन सा लेक्चर है बच्चों? ये लेक्चर नंबर 9 है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो किंगडम मोनेरा है उसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, राइट? और ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आपका जो चैप्टर है उसकी वीडियोस हैं। लेक्चर नंबर 9 तक हमने डिस्कस कर लिया है। पहले वाले वीडियोस में हमने किंगडम क्लासिफिकेशन देखी थी, फिर हमने किंगडम मोनेरा का इंट्रोडक्शन देखा है, फिर उसके लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, ठीक है? तो जिन्होंने भी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और आप जो है मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, राइट? तो देखो, आज की वीडियो में बात करेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे इसमें कवर होंगे। नीट में कहाँ से अभी तक क्वेश्चन आ चुका है और कहाँ से आगे आ सकता है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, ठीक है? तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी एंड तक जरूर देखना और कमेंट करके जाना और लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है? देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी में गिवन है कि बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मेनली बाय फिजन। आप सबको पता है बैक्टीरिया क्या करते हैं, बाइनरी फिजन, है ना? बाइनरी फिजन बेटा हम बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6th 7th में हमने पढ़ते हैं बाइनरी फिजन क्या होता है। बैक्टीरिया के दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाना, दो पार्ट्स में उसका टूट जाना, अलग अलग हो जाना, दो डॉटर सेल्स बन जाना, वो बाइनरी फिजन होता है, ठीक है? तो कभी भी आपसे कोई पूछे, ये 11th में भी है आपके काम का, नीट में भी यही लाइन है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली कैसे करते हैं, बाय फिजन से, दैट इज बाइनरी फिजन। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब कभी कभार अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है। अब अनफेवरेबल कंडीशन किसको बोलेंगे बैक्टीरिया में? क्या उसको बहुत ठंड लग रही है या उसको बहुत गर्मी लग रही है? यस, यही सब होता है जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए या टेम्परेचर बहुत लो हो जाए, उसका जितना ऑप्टिमम चाहिए उतना ना रहे, प्रेशर बहुत एक्सट्रीम हो जाए या प्रेशर कम हो जाए, ठीक है? या फिर जो आपके सनलाइट में मिल रहे हैं उनको सनलाइट ना मिले, जो डीप सी में मिल रहे हैं उनको डीप सी वाली कंडीशंस ना मिले। तो जब भी बैक्टीरिया किसी भी तरह का अनफेवरेबल कंडीशन में आता है तो वो क्या बनाता है, स्पोर्स। पर जब तक कंडीशन फेवरेबल रहती है, जब तक उसको जैसी कंडीशन चाहिए वैसी कंडीशन रहती है, तब तक तो वो हमेशा रिप्रोड्यूस करेगा फिजन करके, बाइनरी फिजन ही करेगा। बट जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो बनाता है स्पोर्स, खुद को बचाने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए, ताकि मैं उस पैन में अपने आप को बचा पाऊं और जब नॉर्मल कंडीशन वापस आए तो मैं दोबारा से रिप्रोड्यूस कर पाऊं। पर एनसीईआरटी जो है इस टॉपिक को इसी में पढ़ाती है। अब बच्चे बोलेंगे जब वो रिप्रोडक्शन का मेथड ही नहीं है स्पोर वाला, वो तो एक तरह का से अपने आप को बचाने का मेथड है, तो आप इसमें क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि एनसीईआरटी इसी में पढ़ाती है, ठीक है? देखो, तो इसमें क्या लिखा है, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। तो हमने क्या पढ़ा, मोस्ट कॉमन कौन सा है, बाइनरी फिजन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, स्पोर बनाएंगे, ठीक है? और उसके अलावा भी ये इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, यहां से पीवाईक्यू बनता है, वो ये कि दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें अ सॉर्ट ऑफ, प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप कुछ चीज होती है जो कि एक प्रिमिटिव मेथड है जिसमें वो एक बैक्टीरियम अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर करता है, ये होता है, ठीक है? तो प्रिमिटिव टाइप का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है यहाँ पर, जो बहुत पुराने टाइप का है। उसमें कोई सेक्स ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं है, कोई गैमीट्स नहीं बन रही है, कोई दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, कोई जाइगोट फॉर्मेशन नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं आ रही है। ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो उसमें गैमीट्स बननी चाहिए थी, उसमें दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होने चाहिए थे, उसके अंदर गैमीट्स का फ्यूजन होना था, जाइगोट बननी थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बट ये एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे में ट्रांसफर कर देता है। तो एक के कैरेक्टर दूसरे में आ जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे में चले जाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में जाते रहते हैं और वो इवॉल्व करते रहते हैं,
ठीक है, तो ये भी एक तरीका है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। तो तीन ऑप्शन है इनके पास, या तो करो बाइनरी फिजन जो मोस्ट कॉमन है, या अनफेवरेबल में बनाओ एंडोस्पोर या स्पोर फॉर्मेशन, या फिर सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करो। ठीक है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय टू मेथड्स, मेनली टू मेथड्स होते हैं, एसेक्सुअल एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। पहले को बोला एसेक्सुअल, दूसरे को बोला जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, है ना, या फिर आप इसको सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलना है, इसको रिकॉम्बिनेशन बोलना है। ये वही है बेटा, एक का डीएनए गया दूसरे के डीएनए में और रिकम्बाइन हो गया। ठीक है, वही है। अब आप बोलोगे मैम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं बोला? मैं अगेन वही बोलूंगी, रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें गैमीट्स बनती है, गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनती है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे एक बैक्टीरिया से दूसरे में डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल वाले की। एसेक्सुअल में पहला मेथड है बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन में क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड है, अभी हमने पढ़ा, सबसे कॉमन यही है, ज्यादातर वो यही करते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल है, जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना प्रेशर चाहिए, जितना मॉइस्चर चाहिए, सब फेवरेबल है, तो फेवरेबल होता है तो सबसे पहले तो उसका जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो डबल होता है। ठीक है, जैसे ये बैक्टीरिया है, इसमें ये डीएनए है, तो सबसे पहले तो ये डीएनए अपने आप को डबल करेगा। इस डीएनए के अंदर क्या होगा, डबलिंग होगी, दो डीएनए बनेंगे बेसिकली। तो डीएनए की डबलिंग, डीएनए कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस में। अब इनके पास न्यूक्लियस तो होता नहीं है प्रॉपर, पर डीएनए बोल तो सकते हैं ना, न्यूक्लियस से लिंक तो कर ही सकते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस वो अपना डीएनए डबल कर रहे हैं, अपना न्यूक्लियस डबल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आगे बनने हैं दो डॉटर सेल, तो दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल इक्वल डीएनए जाना चाहिए। उसके बाद जैसे ही डीएनए डबल हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, द बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स सेप्टम इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो बीच में एक सेप्टम बन जाता है, क्रॉस वॉल बन जाती है, जो उस बैक्टीरिया को दो हिस्सों में बांट देती है, और फिर वो दो जो बटे ना, वो बन गया फिर दो अलग अलग डॉटर सेल्स। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें एक बैक्टीरिया था ये पहले ऐसा, इसके अंदर ये न्यूक्लियोइड था, इसका जेनेटिक मटेरियल। पहले उस न्यूक्लियोइड ने खुद को क्या किया, डबल किया। ठीक है, दो पार्ट्स में खुद को बांट लिया, और उसके बाद फिर ये साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट्स में टूट गया, तो ये हो गया साइटोकाइनेसिस। और ये जो आप देख रहे हो, दो न्यूक्लियस बन गए हैं या दो न्यूक्लियोइड बन गए, ये हो गया कैरियोकाइनेसिस। तो फर्स्ट न्यूक्लियस विल डिवाइड या डीएनए विल डिवाइड, लेटर ऑन साइटोप्लाज्म विल आल्सो डिवाइड एज एंड देन रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल। ये एक डॉटर सेल बन गया, ये एक डॉटर सेल बन गया। ठीक है, तो ये होता है बाइनरी फिजन, ये डिवाइड हो रहा है, देखो आपके सामने। तो आपसे स्टेप्स पूछेंगे क्या होते हैं डिवीजन में, तो आपको बोलना है पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, या पहले जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करेगा, कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा, देखो दोनों तरफ से, इधर से भी सेप्टम आ रहा है और इधर से भी, इसी को तो सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम मतलब क्रॉस वॉल, जो बीच में से उसको अलग अलग कर दे। ठीक है, ये बाइनरी फिजन हो गया, दो डॉटर सेल्स बन गए। नेक्स्ट है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो फेवरेबल में बात थी, है ना, 90% केसेस में यही होता है, बाइनरी फिजन ही होता है। बट एंडोस्पोर्स कब बनते हैं, जब कंडीशन कैसी है, अनफेवरेबल, जब बिल्कुल अनफेवरेबल कंडीशन है, ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो वो बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गीजर में अभी पानी है, वो भी नॉर्मल है, आप उसको गर्म करना स्टार्ट करते हो, स्विच ऑन करते हो, पानी गर्म होना शुरू होता है, तो बैक्टीरिया जितने भी थे अभी तक उस पानी में, वो नॉर्मल कंडीशन में थे, फेवरेबल में। पर जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, वो उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तो उनको अब उस कंडीशन में खुद को बचाना है। कैसे बचा लेते हैं, जैसे उनको लगता है भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये कितना एक्सट्रीम जा सकता है, बहुत एक्सट्रीम जा सकता है, तो वो अपने बाहर एक थिक वॉल डेवलप करवा लेते हैं, खुद बैक्टीरिया खुद बनवाता है। वो थिक वॉल डेवलप हो जाती है, और वो बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया की तरह नहीं, एक स्पोर की तरह बिहेव करने लग जाता है, और वो उसको थिक वॉल कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन आए उसको सर्वाइव करने में मदद करती है। और फिर जैसे ही नॉर्मल कंडीशन वापस आती है, वो उसको क्या करेगी, वो थिक वॉल हट जाएगी और वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करके खुद को बचा लेगा। ठीक है, तो देखो ये कब बनते हैं एंडोस्पोर, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टू हाई टेम्परेचर, रेडिएशंस, एंटीबायोटिक्स एंड केमिकल्स। कोई केमिकल से आप बैक्टीरिया को ट्रीट कर रहे हो, या आप एंटीबायोटिक्स से उसको किल करने की कोशिश कर रहे हो, रेडिएशन से, हाई टेम्परेचर से, उस टाइम पर ये अपने बाहर एक थिक वॉल डेवलप करवा लेते हैं, जो हाईली रेजिस्टेंट होती है, और वो तब तक रहती है जब तक कि वो कंडीशन ओवरकम ना हो जाए। जैसे ही वो कंडीशन ओवरकम होती है, वो बैक्टीरिया अपनी उस वॉल को हटाते हैं और खुद को क्या कर लेते हैं, बचा
बचा लेते हैं, ठीक है। अब ये कैसे है, रेजिस्टेंट टू कैल्शियम रेजिस्टेंट, इनका जो इतना रेजिस्टेंट नेचर है वो किसकी वजह से आया, कोई तो केमिकल होगी उनके वॉल में जो उनको इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस टॉलरेट करने में हेल्प कर रही है, दैट इज अ केमिकल विच इज कैल्शियम डीपी कोलोनिक एसिड। कैल्शियम डीपी कोलोनिक एसिड उनके लेयर्स में होती है, वॉल में होती है, थिक वॉल में, जो उनको एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करती है, ठीक है। और ये मेनली कौन बनाता है, सारे बैक्टीरिया नहीं बनाते एंडोस्पोर, एंडोस्पोर्स मेनली आपको देखने को मिलेगा बैसिलस टाइप में, जो रॉड शेप बैक्टीरिया पढ़े थे हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया देखा था, उनमें आपको ये मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फेवरेबल में बना लिया बाइनरी फिजन, अनफेवरेबल में एंडोस्पोर, और ये वही मेथड से जो मैंने आपको बताए थे कि कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज करेंगे, विच इज अ प्रिमिटिव मेथड, बहुत पुराना मेथड है, जिसमें एक बैक्टीरियम से डीएनए दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है और एक के कैरेक्टर दूसरे में चले जाते हैं। तो इसको भी हम क्या नहीं बोलेंगे, इसको भी हम वो नहीं बोलते रिप्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं जस्ट जीन्स का ट्रांसफर है, डीएनए का ट्रांसफर है, ठीक है। और ये जो डीएनए का ट्रांसफर है ये कौन कौन से मेथड से करा जा सकता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इनकी डिटेल 11th में नहीं है बेटा, इनकी जो डिटेल है वो आपको पढ़ाई जाती है क्लास 12th में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे, ना आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लास 12th में जब आप जाओगे तब मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में इनकी डिटेल बताई जाती है, कॉन्जुगेशन कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रांसडक्शन कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है। उससे पहले इसमें बस हम इतना ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ पर एक नोट लिखेंगे कि जो हमने ये एंडोस्पोर पढ़ा है, जैसे मैंने आपको बताया था, एंडोस्पोर जब वो बना रहे हैं तो वो रिप्रोड्यूस थोड़ी कर रहे हैं। एंडोस्पोर अगर उन्होंने बना लिया, खुद को बचा लिया एक थिक वॉल बना के, तो वो तो क्या है, जैसे ये बैक्टीरिया है, इसने अपने बाहर एक थिक वॉल बना ली, थिक वॉल बनने के बाद यही तो एंडोस्पोर है जो सामने दिख रहा है, जब इनके बाहर थिक वॉल आ गई तो वो एंडोस्पोर कहलाया जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे दो बैक्टीरिया बन रहे हैं, नहीं, एंडोस्पोर एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन थोड़ी हुआ, एंडोस्पोर तो खुद को बचाने का तरीका हुआ अनफेवरेबल कंडीशन में, है ना। तो पर इसको पढ़ाया यहीं पे जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में यही दे रखा है। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन is a method of पेरिनेशन, but not reproduction, but not reproduction। इसका मतलब ये है कि जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन हो रही है वो क्या है, एक पेरिनेशन का मेथड है। पेरिनेशन का मतलब है टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन आई उसको ओवरकम करने का तरीका है ये, तो ये रिप्रोड्यूस करने का तरीका थोड़ी है। जब भी वापस से नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी ना तो फिर वो करेंगे बाइनरी फिजन ही, रिप्रोड्यूस तो वो बाइनरी फिजन से ही करेंगे, पर अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये एंडोस्पोर बनाया था, ठीक है। बट एनसीईआरटी इसको इसी टॉपिक में पढ़ाती है बेटा, इसलिए हम इसको इसी टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर से सुनो एक बार, फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन, अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन एक मेथड है पेरिनेशन का, जिसमें एक बैक्टीरिया खुद को बचा रहा है अनफेवरेबल कंडीशन से, वो एक रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है। पर जब वापस से फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो वो फिर से करेगा क्या, बाइनरी फिजन ही, ठीक है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में आते हैं कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, जिसकी डिटेल आएगी क्लास 12th में, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द वीडियो अबाउट द रिप्रोडक्शन इन किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया में कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो हमने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में अगर आप कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी हम लोग न्यू न्यू अपडेट्स बताते रहते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।